Hi guys, welcome to the course on important economic terms from the Economic Survey 2016-17. I am your educator at Unacademy, Palak Sharma. यहाँ पर मेरे बारे में कुछ चीज़ें हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं एंड जैसे ही आप ये कोर्स या लेसन देखें प्लीज़ इसे रेट, रिव्यू, रेकमेंड और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे बेनिफिट ले सकें एंड अनअकैडमी से कनेक्ट हो सकें, इस कोर्स का, इस अनअकैडमी का फ़ायदा ले सके। और प्लीज़ इसे रेट, रिव्यू कीजिए ताकि हमें आपका फीडबैक पता चल सके। मे बी यू आर लाइकिंग द कोर्स और नॉट, तो हमें पता करने के लिए वी नीड टू सी योर रिव्यू। तो प्लीज़ एक बार अपना रिव्यू लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर कुछ चीज़ आपको गलत लगती है तो आई विल ट्राई इम्प्रूविंग देम। एंड वन मोर थिंग विच आई विल पुट ऑन एज अ डिस्क्लेमर इज कि इस लेसन के शुरू होने से पहले आई विल लेट यू नो कि इसमें इंडिया का एक मैप यूज़ किया हुआ है and that map may not be up to the mark when we see Jammu and Kashmir area. So please just ignore that thing because मुझे copyright act के according images का use करना होता है and the one image I could get was this image. So please just ignore the outline and the territory of the map, which I'll try improving from my next lessons. I'll definitely try putting on better maps. I'll try clicking pictures or at least making them with my hand, at least not putting such images again, which caused a lot of controversy in English series. So we'll just put it off and we'll start with the first term for today. And now आप लोग ने देखा होगा कि इकोनॉमिक सर्वे के स्टार्टिंग में हमें एक टॉपिक दिया हुआ है 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। उन 8 फैक्ट्स में कई टर्म्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो वील फर्स्ट गो विद दोज टर्म्स, जिसमें पहला टर्म है क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि उस सर्वे में हमें इंडिया और चाइना की कंपेरेटिव क्रेडिट रेटिंग के बारे में बताया है। अब क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली क्या होती है कि क्रेडिट यानी कि लोन। अब एन असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर, कितना अश्योरिटी है हमें कि एक बोरोवर जो है वो हमें क्रेडिट वापस करेगा ही सही, हमें कितना श्योरिटी है इस चीज़ की कि हमें अपना जो लोन हमने ऑफर किया है वो वापस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्रेडिट रेटिंग देते हैं। इसका रेस्पेक्ट होता है पर्टिकुलर डेट के साथ या फिनेंशियल ऑब्लिगेशन के साथ, जो कि हम किसी भी एंटिटी के साथ कर सकते हैं। मे बी इट्स एन इंडिविजुअल, कोई एक इंसान है, कोई कॉरपोरेशन है, स्टेट है, कोई अथॉरिटी है या कोई गवर्नमेंट है। जिसने भी मनी बोरो की है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखना, उसका मेजर करना, एक पर्टिकुलर डेट को लेके, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को लेके क्रेडिट रेटिंग कहलाता है। We have a lot of credit rating agencies in the world like Standard and Poor's, जिसके बारे में हमें दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे में, जिसकी रेटिंग को हमने कंसिडर किया है, दैट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। उसके अलावा वी हैव मूडीज, वी हैव फिच। उसके बाद वी शुड नो दैट इन रेटिंग एजेंसीज को पे कौन करता है क्रेडिट रेटिंग के लिए, तो यूजुअली वो एंटिटी जो क्रेडिट रेटिंग को ढूंढ रही होती है, विच वॉन्ट्स क्रेडिट रेटिंग फॉर इटसेल्फ। सपोज इंडिया को अपने लिए क्रेडिट रेटिंग चाहिए कि हमें एक स्केल में अपने आप को एक सेट करें ताकि द वर्ल्ड नोज कि वेयर वी स्टैंड, वेयर इंडिया स्टैंड्स, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड एंड पुअर को पे करेंगे और उसके बाद वो हमारी क्रेडिट एजेंसी में हमारे लिए क्रेडिट रेटिंग करेगा। उसके अलावा दे मे बी समथिंग लाइक देयर माइट बी सम पीपल हु आर एक्चुअली इशूइंग डेट, जो हमें लोन दे रहा है, जो हमें डेट दे रहा है, हो सकता है वो क्रेडिट रेटिंग करवाए ताकि उसे अश्योरिटी हो कि वेदर वी आर गोइंग टू पे बैक और नॉट। तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो कोई भी करा सकता है, उन दोनों में से किसी भी एक को पे करना होगा। नाउ क्रेडिट रेटिंग इज, सपोज दिस मैप में बी अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, जस्ट इग्नोर इट फ्रॉम दिस साइड। सपोज ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने कुछ डेट लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया को ये पता करना है कि कितनी अश्योरिटी है कि इंडिया उस डेट को रीपे करेगा ही सही, तो वो शायद स्टैंडर्ड एंड पुअर को हायर करेगा और उनसे कहेगा कि जस्ट कंडक्ट अ क्रेडिट रेटिंग, कि इंडिया में क्या क्रेडिट रेटिंग की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, इंडिया में कितनी हमें अश्योरिटी है कि वो हमें डेट वापस करेंगे ही सही। तो देयर विल बी अ कंडक्शन ऑफ अ सर्वे एंड अकॉर्डिंग टू इट वील गेट द क्रेडिट रेटिंग फॉर इंडिया। और इस केस में पे कौन करेगा, इट विल बी ऑस्ट्रेलिया। एंड ईदर वे अगर हम मानते हैं कि इंडिया को कंडक्ट करवाना है ताकि उसे अपनी क्रेडिट रेटिंग प्रूव करने का मौका मिले वर्ल्ड के सामने, तो इंडिया स्टैंडर्ड एंड पुअर्स को पे करेगा। यू शुड नो दैट इकोनॉमिक सर्वे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमें चाइना की क्रेडिट रेटिंग के बारे में पता चला है, जो A+ से AA- हो गई है दिसंबर 2010 में। इंडिया की अभी तक BBB- पर ही स्टैटिक है, ये लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती है। ठीक है, 2009 से 2015 में चाइना का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो है इट हैज राइजन अ लॉट, 142 से इट हैज गॉन टू 205% एंड ग्रोथ से डिसलरेट किया है। इंडिया के इंडिकेटर्स ऑन द अदर हैंड स्ट्राइकिंगली डिफरेंट हैं। इंडिया में हम लोग कांस्टेंट रहे हैं BBB- पर। नेक्स्ट टर्म है फिस्कल डेमोक्रेसी। यू शुड नो फिस्कल यानी कि
एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन, गवर्नमेंट के खर्च और उसके रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो फिस्कल होती है। डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है, इट्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब फिस्कल डेमोक्रेसी क्या हो सकता है? इट्स द फ्रीडम ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट और द पीपल हु इलेक्टेड देम टू स्पेंड एंड टैक्स so as to best serve the citizens at present instead of being tied down by expenditure of previous government। तो फिजिकल डेमोक्रेसी क्या कहती है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की टैक्सेशन, प्रेजेंट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यानी कि खर्चा हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर किया गया हो, वो इररिस्पेक्टिव हो इस चीज के, इस फैक्ट के कि पिछली गवर्नमेंट्स ने कैसे और कब कब क्या क्या खर्चा किया था। तो लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प से इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हैं। इसलिए एक तरह से ये डेमोक्रेसी है, पीपल आर देमसेल्फ डिसाइडिंग कि क्या चीज किस तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से स्पेंडिंग्स होने चाहिए। तो फिजिकल डेमोक्रेसी इट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। इस केस में क्या फायदा होगा कि फिजिकल डेमोक्रेसी हम तभी अचीव करेंगे जब गवर्नमेंट अपने प्रेजेंट इंटरेस्ट, प्रेजेंट डे प्रायोरिटीज को चूज कर सकती है, बजाय कि अपनी पिछली गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट जब होगा या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी और टैक्सेशन होगा, तब वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन अ फिजिकली डेमोक्रेटिक कंट्री। The next you can see in this case that India G20 nations का इसमें पूरा दिखाया हुआ है कि उनकी क्या फिजिकल डेमोक्रेसी का स्केल है। यू कैन सी इंडिया इन द रेड ओवर हियर। इस केस में पता चलता है कि इंडिया में 7 टैक्स पेयर्स हैं पर 100 वोटर्स, मतलब कि एक बहुत कम रेशियो है इंडिया में जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो फिजिकल डेमोक्रेसी में खुद को इंक्लूड कर रहे हैं। एंड नॉर्मल डेमोक्रेसी में हम लोग के पास 100 लोग हैं जो वोट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिजिकल डेमोक्रेसी में आगे आकर टैक्स देने के लिए रेडी सिर्फ 7 लोग हैं। सो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसकी बेसिक स्पेंडिंग जो है वो रेवेन्यू जो है वो बेसिकली टैक्स पर ही डिपेंड होता हो। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत ही सिंपल लेमैन टर्म्स में सिर्फ ये होता है कि वर्किंग एज और नॉन वर्किंग एज के बीच का रेशियो, जितनी पॉपुलेशन हमारे पास वर्किंग एज में है और जितनी नॉन वर्किंग एज में है, उनके रेशियो को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिटरमिन करने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली एक प्रॉपर इकोनॉमिक्स के टर्म में डेमोग्राफिक डिविडेंड इज द फ्रीइंग अप ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट and the future perspective of its populace as it switches from agrarian to industrial economy। तो population या economic development के वो changes जो तब आए जब हम एक typical traditional agrarian economy से एक modern industrial economy की तरफ shift करें। Second is initial stages of this transition। क्या होगा कि fertility rates fall करेंगी, लेबर फोर्स जो है वो टेम्परली फास्ट ग्रो करेगी, यानी कि जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है वो कम होती जाएगी, बिकॉज फर्टिलिटी रेट फॉल कर रही है, यानी कि जो न्यू जनरेशन जो आ रही है वो इतना कम आ रही है कि वो इतनी डिपेंडेंसी को नहीं बढ़ा रही है। तो इस केस में जो प्रेजेंट बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स तो बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है वो कम हो जाएगी। आई मीन द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन की कम होगी, लेबर ग्रोथ की हाई होगी। बाकी सब अगर कांस्टेंट रहता है तो इस केस में देयर विल बी अ राइज इन पर कैपिटा इनकम जो ज्यादा बढ़ेगी इस टाइम पर, क्योंकि लेबर फोर्स जो है उसकी डिपेंडेंसी, जिस उसके ऊपर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी। इंडिया में क्या होगा कि इंडिया शेयर ऑफ वर्किंग एज टू नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन विल पीक लेटर एंड एट अ लोअर लेवल देन दैट फ्रॉम अदर कंट्रीज, बट इट विल लास्ट लॉन्गर। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज प्रेजेंटली इंडिया में 2 तरीके के स्टेट्स हैं, एक तो वी हैव द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड वी हैव द सदर्न स्टेट्स, द पेनिनसुला स्टेट्स, जहां पर ऑलरेडी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स टेक हो चुके हैं। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन दैट केसेस, उनके पास बर्थ रेट बहुत कम है, डेथ रेट बहुत कम है, एग्जैक्टली दोनों बहुत कम है। तो उस केस में ये हो रहा है कि उनके पास पॉपुलेशन जो है वो मोर और लेस स्टैटिक है और उनकी पॉपुलेशन अब एजेड होती जा रही है। कॉन्ट्रारी केस में नॉर्दर्न स्टेट्स के साथ क्या होगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन अभी बर्थ रेट इतनी कम नहीं हुई है, इट्स हाई स्टिल, तो यहाँ पर बर्थ रेट ज्यादा है और उसी के साथ साथ हमारी डेथ रेट भी ज्यादा है। तो यहाँ की पॉपुलेशन को अपने पीक पर आने में टाइम लगेगा। तो जब पेनिनसुलर स्टेट्स पीक पर आएंगे तब हिंटरलैंड स्टेट्स पीक पर नहीं आएंगे, ये बाद में पीक पर आएंगे। द नेक्स्ट इज जीडीपी। जीडीपी की डेफिनेशन आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है। इट्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी वैल्यू, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स। इसमें हम बोथ प्राइवेट और पब्लिक कंजम्पशन को इंक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स को, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के रेशियो को, और किसी भी डिफाइंड टेरिटरी में जब ये चीज
हो रही होती है, बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर जीडीपी. सो एक तरीके से जीडीपी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट plus government spending plus export minus imports. That is a net foreign trade which is happening with the rest of the world. The next thing that we have is like this is the ratio of GDP of different countries, and this is given by IMF, International Monetary Fund, for 2014. So this was the ratio of different countries. The one in red, that's India, and this was the GDP of India. सो दिस इज इट फॉर टुडे. ये आज के कुछ टर्म्स थे, 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया वाले सेक्शन से. आई होप आपको इस लेसन से कुछ बेनिफिट हुआ होगा. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में या Q&A सेक्शंस में लिख सकते हैं. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और रेट, रिव्यू, रेकमेंड और शेयर कीजिए इन लेसन्स को. अपना रिव्यू हमें बताइए ताकि वी गेट टू नो योर फीडबैक. बाय बाय.